ये कहानी इस लड़के की है जो कि फालतू की मौत ही मर जाता है और किसी नई दुनिया में इसेकाई होता है। पेस्ट्री अपने जमाने का एक वर्ल्ड क्लास शेफ था, लेकिन एक दिन वो बेवजह ही मारा गया और नई दुनिया में इसेकाई हो गया। उसके पापा जी एक टॉप जी आदमी थे। उन्होंने अपना किंगडम एक छोटे शहर में बनाया था क्योंकि उसे माइनक्राफ्ट खेलना कुछ ज्यादा ही पसंद था। वहीं दूसरी तरफ पेस्ट्री एक नल्ला आदमी निकला क्योंकि उसकी कॉमर्स स्किल बहुत वीक थी और उसका एक ही सपना था कि उसे कैसे भी करके अपनी मिठाइयों का शहर बनवाना है। एक दिन जब पेस्ट्री अपने पापा जी के साथ स्वॉर्ड की ट्रेनिंग करा था तो उसके पिता उसे बड़े ही आराम से हरा देते हैं क्योंकि पेस्ट्री के पास कोई भी पावर नहीं थी। इतने में ही वहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम की फ्यूल था। वो पेस्ट्री के फादर को बोलता है, मेरे पास दो न्यूज है, आखिरकार तुम कौन सी सुनना चाहोगे? दोनों ही सुना दो। पहली तो ये कि हमारी फार्मिंग काफी अच्छी हो रही है। पेस्ट्री ये सोच सोचकर काफी ज्यादा बावला हो चुका था क्योंकि उसे कुकिंग का काफी ज्यादा शौक था। वो अपने मन में सोचता है आखिरकार मैं अब कौन कौन सी चीजें बना सकता हूँ। और हाँ, दूसरी खबर काफी ज्यादा बुरी है क्योंकि कुछ डाकू मंगल सिंह के आदमी हमारे पास के विलेज में अटैक कर रहे हैं और हो सकता है कि वो हमारे विलेज पर अटैक कर दे। जिस बात को सुनकर कि पेस्ट्री और उसके पापा काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है और अगर वहाँ पर वो गुंडे लोग आ गए तो वो लोगों के फार्म के साथ साथ ही उनके विलेज को भी खत्म कर लेंगे। पेस्ट्री अपने मन में सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो क्या कर सकता है। फ्यूल कैस्टर को बोलता है, हमारे पास एक ही चारा है, हमें कैसे भी करके पेस्ट्री की पावर्स को रीअवेकन करना होगा। और अब उसका पप्पा जी भी मान चुका था। उसके बाद कैस्ट्रल पेस्ट्री को अपनी मम्मी के पास ले जाता है और जिसका नाम की एग्नेस था उसे भी वो पूरी की पूरी बात बता देता कि आखिरकार क्या होने वाला है। एग्नेस पहले तो नहीं मानती पर आखिर में जाकर वो मान जाती है कि सबसे पहले उन लोगों को पेस्ट्री की सेरेमनी करनी होगी। पेस्ट्री की दरअसल में 5 बहनें थी। सबसे पहले वो लोग उसका मेकअप करना शुरू करते हैं और पेस्ट्री को तो बस इसकी आदत सी थी और अब वो लोग मान जाते हैं उसकी सेरेमनी करने के लिए ताकि उसका मैजिक वापस से रीअवेकन हो जाए। पेस्ट्री अपने दोस्तों से मिलता है जिनका नाम की ल्यूमी और मार्क था। वो उसे बोलते हैं पेस्ट्री अपनी सेरेमनी अच्छे से करना और अब पेस्ट्री भी तैयार हो चुका था। कैसरोल अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और सीधा ही अब वो लोग कैपिटल में आ चुके थे। पेस्ट्री तो अपने इधर उधर की चीजें देखकर एकदम बौखला चुका था। सबसे पहले उसे कुछ शुगर दिखती है और साथ साथ में कुछ एप्पल भी। वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार वो उन चीजों से क्या क्या बनवाने वाला है क्योंकि उसे तो कैसे भी करके अपना एक वर्ल्ड बनाना था जहाँ पर की सभी चीजें कैंडी से बनी होगी। कैसरोल पेस्ट्री को बोलता है, अगर तुम सेरेमनी में पास होगे तो मैं तुम्हें तकरीबन 100 एप्पल लेकर दूंगा। और अब पेस्ट्री भी उसकी चाल में फंस चुका था, इसीलिए वो चर्च की ओर जाना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन लोगों की मुलाकात एक प्रीस्ट से होती है। वो उन्हें बोलता है, तो क्या तुम यहाँ पर सेरेमनी करने आए हो? हाँ, मैं ऐसे ही करने आया हूँ। और जब वो पेस्ट्री को देखता है तो वो एकदम बौखला चुका था क्योंकि पेस्ट्री अभी सिर्फ और सिर्फ 9 साल का है और सेरेमनी नॉर्मल तौर पर 13 साल की उम्र में होती है और सेरेमनी के लिए पेस्ट्री काफी छोटा है। पर वो लोग फिर भी उसकी सेरेमनी करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग उसे ब्लाइंड फूड करते हैं और एक सिरप को पिलवा देते हैं। पेस्ट्री को उसी जगह पर तकरीबन 2 दिन तक रहना होगा, उसके बाद ही उसका मैजिक रीअवेकन हो पाएगा। कैसरोल प्रीस्ट के पास जाकर पूछता है आखिरकार उसकी मैजिक रीअवेकन कब होगी? अब कुछ दिन की ही बात है। वहीं दूसरी तरफ हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि मस्त अपनी फैंटेसी की दुनिया में था। वो तो बस एक ही चीज को सोचे जा रहा था कि आखिरकार वो एप्पल से कौन कौन सी मिठाइयों को बनवाने वाला है। पर तभी पेस्ट्री को अपने अंदर से कुछ अजीब सा ऑरा फील होता है और जब वो अपनी आंखों को खोलता है तब उसके सामने उसका भद्दा सा बाप खड़ा था। वो उसे बोलता है, पेस्ट्री क्या तुम ठीक हो? पेस्ट्री नई वाली सेरेमनी तो कंप्लीट कर दी है और अब बस बारी है एक और सेरेमनी की। प्रीस्ट एक कैंडल को निकालता है और पेस्ट्री की मैजिकल पावर के बारे में उसे बताना शुरू करता है। लड़के के पास विंड मैजिक है जी, फायर मैजिक है और स्वॉर्ड चेंज की। कैसरोल को बहुत बड़ा सदमा लगता है क्योंकि उसके बच्चे के पास कुछ ज्यादा ही पावर थी, इसीलिए वो उस प्रीस्ट को कुछ पैसे देता है ताकि वो अपना मुंह बंद करे और बाकी लोगों को पेस्ट्री की मैजिकल पावर के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताए। और अब वो लोग वहाँ से अपने कैपिटल में भागना शुरू करते हैं। पर तभी प्रीस्ट बोलता है, कैसरोल इतने पैसे मेरे मुंह बंद करने के लिए काफी नहीं है। कैस्ट्रल अपने बेटे को सेरेमनी कंप्लीट होने के तौर पर एप्पल्स की पार्टी करवाता है। वो उसे बोलता है, प्लीज बेटा अपनी मम्मी को बताना कि अच्छे अच्छे एप्पल्स हम खा गए हैं। आगे हम देखते हैं कि उन्हें गुंडों के ग्रुप ने एक बहुत ही पावरफुल विलेज को डिस्ट्रॉय कर लिया है। उनका गैंग लीडर जिसके पास की असीम शक्तियां थी वो बारी बारी करके सभी को खत्म करना शुरू करता है और अब बाकी लोगों को भी इस बारे में पता लग चुका था। फ्यूल जल्दी से कैस्ट्रल के पास जाता है और उसे इस न्यूज के बारे में बता देता है और अब कहीं न कहीं वो लोग भी बिल्कुल शॉक्ड हो चुके थे क्योंकि उन लोगों का मानना ये था कि वो बैंडिट्स वहाँ पर तकरीबन 2 महीने के अंदर पहुँचने वाले हैं। पर उनके पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा क्योंकि वो लोग यहाँ पर आने वाले होंगे, इसीलिए अब कैस्ट्रल भी काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो अपने बेटे को बोलता है, पेस्ट्री जल्दी से इस न्यूज को बाकी लोगों को भी दे दो। इसीलिए पेस्ट्री आगे बढ़ना शुरू करता है क्योंकि उसे भी कैसे भी करके अपने विलेज को बचाना था और अपने ड्रीम को फुलफिल करना था। वो लोग सबसे पहले एक प्लान को बनाते हैं जिसमें कि वो लोग तय करते हैं कि वो लोग विलेज को डिस्ट्रॉय कर लेंगे और अपना कंबाइन एक विलेज बनाएंगे जहाँ पर सभी के सभी ह्यूमंस रहेंगे और साथ साथ में उनका रिसोर्सेज भी वहीं पर रहने वाला है ताकि अगर कोई भी उन लोगों पर अटैक करे तो वो
वो लोग यूनाइट होकर उन लोगों पर अटैक कर सके और लोगों का सामना कर सके। सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुके थे ताकि वो लोग अपने विलेज को डिस्ट्रॉय होने से बचा सके। अब सभी लोग काम करना शुरू करते हैं क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके उन लोगों से भिड़ना जो था। वहीं पेस्ट्री ये सोचना शुरू करता है कि आखिरकार वो कैसे अपने विलेज को बचाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी पता ही था कि उसके विलेज के इंसान एक नंबर के नल्ले इंसान है और वो लोग तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। पर तभी पेस्ट्री के पास उसके दोस्त आते हैं जिनका नाम की लूमी और मार्क था। लूमी और मार्क पेस्ट्री को बोलना शुरू करते हैं, पेस्ट्री आखिरकार हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। वो लोग प्लान बनाते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या करने वाले हैं। पेस्ट्री उन्हें बोलता है मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए तुम्हें तकरीबन 100 पत्थरों को कलेक्ट करना होगा। लूमी और मार्क उसकी बातों को मान लेते हैं क्योंकि वो सीरीज का एमसी जो है वो एक के बाद एक करके पत्थरों को कलेक्ट करना शुरू करता है। लूमी मार्क को बोलती है मुझे पेस्ट्री काफी ज्यादा पसंद है, पर मार्क उसे जेलस फील करना शुरू करता है। लूमी बोलती है अभी चुपचाप से अपना काम कर ले, क्योंकि पेस्ट्री के पास काफी तड़कती भड़कती पावर है। वो लोग अपना काम कर ही रहते, पर तभी अचानक से मार्क को दूर से किसी के आने का अंदेशा होता है और ये कोई और नहीं बल्कि वही बैंडिट्स थे। बैंडिट्स अब उनके विलेज तक पहुंच चुके हैं। वो लोग जल्दी से वहां से भागना शुरू करते हैं ताकि वो लोग सभी को इस बारे में बता सके। मार्क सबसे पहले अपने फादर के पास जाता है और उसे बता देता है वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और अब सभी गाँव वासियों को उनके आने की खबर हो चुकी है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब कैस्ट्रल और फ्यूल भी वहाँ पर जाते हैं। उन लोगों को पता चल चुका था कि विलेज का हर एक आदमी काफी ज्यादा डर चुका है, इसीलिए कैस्ट्रल टॉक नो जुत्सु का यूज करता है और अब सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेशन में आ चुके थे। पर तभी पेस्ट्री अपने फादर के पास जाता है, उसके पास एक तड़कता भड़कता प्लान था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग सबसे पहले उन बैंडिट्स के पास जाएंगे और उनके गैंग लीडर को खत्म कर लेंगे। हम देखते हैं कैस्ट्रल और फ्यूल अपने घोड़े पे बैठकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं ताकि वो लोग उन पर सरप्राइज अटैक कर सके। पर कहीं ना कहीं पेस्ट्री को पता चल चुका था कि इस विलेज के सभी इंसान नल्ले हैं, इसीलिए बच्चों को ही कुछ प्लान बनाना होगा। आगे वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उन पर फायर एरो का यूज करेंगे। पर तभी मार्क बोलता है अगर हमने फायर एरो का यूज किया तो अंकल कैस्ट्रल को भी हमारे एरो लग जाएंगे। पर पेस्ट्री उन्हें बताता है कि उनके पास काफी तगड़ी सी पावर है, इसीलिए वो उसे 2 सेकंड के अंदर ही डॉज कर लेंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी के सभी बच्चे फायर एरो बनाना शुरू करते हैं। उसके बाद अब वो लोग भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। सबसे पहले फ्यूल वहाँ पर जाता है और अपने शारिंगान की पावर का यूज करता है। वो अपने दुश्मनों को देख लेता है और वो लोग भी एकदम नल्ले से इंसान थे सिवाय उनके गैंग लीडर के जिसका नाम की शेरलॉक था, क्योंकि शेरलॉक के पास भी काफी तगड़ी सी पावर थी और वो फुल डेडिकेशन में आकर बोलता है हम सबको खत्म कर लेंगे। पर तभी कहीं से कैस्ट्रल और फ्यूल उन लोगों पर अटैक करना शुरू करते हैं। ये उन लोगों के लिए एक सरप्राइज अटैक था, इसीलिए अब उनका गैंग लीडर भी एकदम शॉक्ड हो चुका था। बाकी के सभी लोग उनका पीछा करना शुरू करते हैं, पर अब उनके गैंग लीडर को पता चल चुका था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है। वो लोगों को बोलता है उनका पीछा मत करना, पर वो लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानते और वो लोग कैस्ट्रल और फ्यूल का पीछा करना शुरू करते हैं। और अब वो लोग उनके विलेज तक पहुंच चुके थे। सबसे पहले वहाँ पर एक फायर एरो आता है और अब पेस्ट्री को भी उनकी आने की खबर हो चुकी थी। जब वो सभी बैंडिट्स वहाँ पर पहुंच चुके थे वो लोग उनका स्वागत फायर एरोज और कुछ पत्थरों से करते हैं और अब वो लोग इस बैटल को जीतना भी शुरू करते हैं। पर तभी वहाँ पर उनका गैंग लीडर वहाँ पर आ चुका था। सबसे पहले वो अपने घोड़े से जंप करता है और अब वो उनके विलेज के अंदर आना शुरू करता है। एक अजीब सा इंसान उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसे 2 सेकंड के अंदर ही सीधा ही नदी में फेंक लेता है और अब उनका गैंग लीडर विलेज के अंदर आ चुका है। वो एक के बाद एक करके हर एक नल्ले विलेजर को काटना शुरू करता है। उसे अब समझ आ चुका था कि विलेज का बड़ा आदमी किसी भी काम का नहीं है, इसीलिए वो बच्चों पर अटैक करना शुरू करता है। पर तभी अचानक से वहाँ पर पेस्ट्री आता है और एक बच्चे की जान बाल बाल बचाता है और अब गैंग लीडर ने पेस्ट्री को पकड़ लिया था। चुपचाप मेरे रास्ते से साइड हट जाओ। पर तभी पेस्ट्री की नजर एक गुंडे पर पड़ती है जो कि घायल पड़ा था और उसका मुंह पूरी की पूरी तरीके से जला हुआ था, इसीलिए वो अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और उसका जो भी दर्द होता है वो बाकी के गुंडों में भी ट्रांसफॉर्म कर लेता है। और तब जाकर पेस्ट्री को पता चलता है कि उसके अंदर तो काफी ज्यादा कमाल की पावर छिपी हुई है। और तभी मार्क एक पत्थर से गैंग लीडर को सीधा ही नॉकआउट कर देता है। अगली सुबह एक सोल्जर पेस्ट्री की मॉम के पास जाता है और उसे पूरी बातों बता देता है कि आखिरकार रात भर हुआ क्या। एग्नेस उसे पूछती है कैस्ट्रल और पेस्ट्री ठीक तो है ना। वो उसे बताना शुरू करता है कि कैस्ट्रल तो ठीक है पर पेस्ट्री को थोड़ी बहुत चोट आ चुकी है। एग्नेस इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर चुकी थी क्योंकि उसे पेस्ट्री की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि सभी लोगों में रिवॉर्ड्स को बांट रहा होता है। सबसे पहले वो लोग रिसोर्सेज को विलेजेस में बांट लेते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि बाकी के सभी बैंडिट्स भी अब प्रिजनर बन चुके हैं क्योंकि उन लोगों के पास कोई भी हाईटेक जेल नहीं था, इसीलिए वो लोग उन्हें एक अजीब से अस्तबल में बंद कर देते हैं। और अब वो बाकी सभी लोगों को जिन लोगों ने अभी वॉर में पार्टिसिपेट किया उन लोगों को रिवॉर्ड भेजना शुरू कर लेते हैं। और अब वहाँ पर लूमी और मार्क भी आ चुके थे। पेस्ट्री वहाँ पर आता है और सबसे
पहले उन्हें कुछ सिल्वर कॉइन देता है और साथ ही साथ में कुछ स्वॉर्ड्स को भी। वो लोग इस बात को देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले वो लोग मार्क के घर तक पहुंचते हैं और मार्क की मॉम ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी कि उसका बेटा इतना कुछ उखाड़ पाया है। उसके बाद वो लोग लूमी के घर पर जाते हैं और वहाँ पर उसके ग्रैंडफादर ये देखकर काफी ज्यादा खुश हो चुके थे। आगे अब वो लोग दारू पार्टी करना शुरू करते हैं क्योंकि उन लोगों ने फाइनली बैंडेड को खत्म कर लिया है। पेस्ट्री अपने मन में सोचना शुरू करता है कि अब वो अपना पूरा ध्यान स्वीट्स बनाने में लगा सकता है। आगे वो कम अक्ल बच्चे वापस से प्रिजनर को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं क्योंकि वो लोग एक नंबर के भोंदू किस्म के आदमी थे। सबसे पहले वो लोग कुछ गार्ड्स को चूना लगाते हैं और उसके बाद प्रिजन के अंदर भागना शुरू करते हैं और वहाँ पर उन्हें वही गुंडों का बॉस दिखता है। वो उसके साथ मस्ती कर रहे थे। क्या तुम्हें पता है कि ये स्वॉर्ड किसकी है? ये मेरी स्वॉर्ड है। और हाँ बच्चे, अगर तुम पावरफुल बनना चाहते हो और मैजिक का यूज करना चाहते हो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। और अब मार्क भी उसकी बातों में धीरे धीरे आना शुरू हो चुका था। उसे अब कैसे भी करके पेस्ट्री जैसा बनना था, इसीलिए वो उसकी बातों में आकर उसके पास आना शुरू करता है। पर तभी शेरलॉक अपने हाथों को थोड़ा लूज करता है और मार्क को एक जोरदार लात मारकर वहाँ से गायब कर लेता है। और अब हम लोग देखते हैं कि शेरलॉक एकदम फ्री हो चुका था। शेरलॉक इक्वालिटी में भरोसा रखता था, इसीलिए वो लूमी पर भी अटैक करना शुरू करता है और उसे बहुत ही बुरे तरीके से घायल कर देता है और मार्क को अपने साथ ले जाकर किडनैप कर लेता है। वो वहाँ से भागना शुरू करता है। तभी उसके चेले बोलते हैं, मालिक हमें भी बचा लो। पर वो सीधा ही आगे बढ़ना शुरू करता है और लोगों को बोलता है, अपना काम खुद कर दो। वो मार्क को लेकर अब वहाँ से भाग चुका था। पर तभी एक सोल्जर दौड़ते दौड़ते पेस्ट्री के पास आता है और अब पेस्ट्री को भी इस बात की भनक हो चुकी थी, मार्क को किसी ने किडनैप कर लिया है। इसीलिए वो सबसे पहले लूमी के पास जाता है और अपने घोड़े के साथ मार्क को ढूंढने के लिए वहाँ पर निकल जाता है। वो अपने मन में सोचने लगता है कि वो सबसे पहले रेप्लिकेट मैजिक का यूज करेगा और 1 सेकंड में ही उसे खत्म कर देगा। हाँ, मैं शायद से ऐसा कर सकता हूँ। और अब कॉस्ट्रोल को भी इस बारे में पता चल चुका था कि मार्क और पेस्ट्री दोनों उसके पीछे निकल चुके हैं, इसीलिए वो भी पेस्ट्री को बचाने के लिए वहाँ पर बढ़ना शुरू करता है। पर तभी फ्यूल उसे बोलता है, कॉस्ट्रोल तुम्हें यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि तुम इस विलेज के लॉर्ड हो। बदले में मैं तुम्हारी जगह पेस्ट्री को बचाने के लिए वहाँ पर जाता हूँ। आगे फ्यूल भी आगे बढ़ना शुरू करता है। पर वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेरलॉक मार्क को लेकर आगे आगे बढ़ना शुरू करता है और विलेज के काफी दूर निकल चुका था। पर तभी अचानक से वहाँ पर एक ट्रैप एक्टिवेट हो चुका था और वो लोग नीचे गिर चुके थे। उनका पीछा पेस्ट्री भी करा था और अब फाइनली पेस्ट्री भी वहाँ पर पहुँच चुका था। पेस्ट्री सबसे पहले अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और अब शेरलॉक पर अटैक करना शुरू करता है। पर वो गैंग लीडर काफी ज्यादा शक्तिशाली था और वो उसकी एक वार से भी बच नहीं पाता। और वो उसे बोलता है, बच्चे मैं जानता हूँ तुम रेप्लिकेट मैजिक का यूज करने वाले हो ना। वो उस पर वारी वारी करके अटैक करना शुरू करता है। अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके भी उसे हरा नहीं पाता क्योंकि वो काफी ज्यादा वीक था। पर तभी अचानक से शेरलॉक उसकी स्वॉर्ड को ही तोड़ देता है। वहीं हम देखते हैं कि फ्यूल ने एक बार वापस से अपनी शारिंगन की एबिलिटी का यूज कर दिया है और अब उसने पेस्ट्री को ढूंढ लिया है। वो आगे बढ़ना शुरू करता है और वहाँ पर उसे पेस्ट्री की टूटी हुई स्वॉर्ड मिलती है। उसे पता चल चुका था कि अब पेस्ट्री इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए वो थका हारा वापस बढ़ना शुरू करता है और अब वो कॉस्ट्रोल के घर पहुंच चुका था। पर वो ये देखकर काफी ज्यादा शाउट हो चुका था कि पेस्ट्री तो अपनी मम्मी की गोदी में है। उसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता कि आखिरकार पेस्ट्री यहाँ पर आया तो आया कैसे। यहाँ तक कि कॉस्ट्रोल को भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उससे पूछना शुरू करते हैं, पेस्ट्री आखिरकार तुम यहाँ पर आए कैसे? क्योंकि मैं भी उसी रास्ते में था जिस रास्ते में तुम थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी पेस्ट्री को अपना सीक्रेट रिवील करना पड़ता है। जब उसने मुझ पर अटैक किया तो मैंने डैड के ट्रांसपोर्ट मैजिक को रेप्लिकेट कर दिया और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया। पेस्ट्री आज से तुम कभी भी रेप्लिकेट मैजिक का यूज नहीं करोगे। और अब वो भी मान चुका था। बाद में कॉस्ट्रोल फ्यूल से बातें करना शुरू करता है, मैं चाहता हूँ कि टाउन में किसी को पता न चले कि पेस्ट्री के पास कॉपी मैजिक है, क्योंकि अगर किंग को इस बारे में पता चला तो वो लोग पेस्ट्री को ह्यूमन वेपन के तौर पर यूज करने वाले हैं। और अब फ्यूल भी मान चुका था। भोंदू मार्क एकदम दुखी आ रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि लूमी की जान उसकी वजह से ही जाने वाली थी, इसीलिए वो काफी ज्यादा दुखी था। पर तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है और वो उसे बोलता है, मार्क तुम्हें लूमी के साथ बातें करनी होगी वरना तुम उसके साथ प्लॉट को डेवलप नहीं कर पाओगे। और अब मार्क भी मान चुका था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग साथ मिलकर लूमी को देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं और अब मार्क भी उसे माफी मांगना शुरू करता है। लूमी को पहले तो समझना था कि आखिरकार ये बोल कर रहा है। उसके बाद पेस्ट्री वहाँ से निकल जाता है और सबसे पहले अपने शेफ मैजिक का यूज करके नई नई डिश पकाना शुरू करता है क्योंकि यही उसका पैशन था। वो एप्पल पाई और एप्पल पिकल को बनाता है और अपने दोस्तों को खाने के लिए दे देता है। उन्हें खाकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है। पर तभी पीछे से वहाँ पर लूमी के फादर भी वहाँ पर आ चुके थे। जब वो मार्क को वहाँ पर देखते हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ चुके थे। वो उसे बोलते हैं, तुम्हारी वजह से ही मेरी बेटी की जान जा सकती थी, इसीलिए अब तुम्हें उसके साथ शादी करनी होगी। और मार्क तो काफी ज्यादा घबरा चुका था और अब लूमी भी उसके साथ प्लॉट को डेवलप करने के लिए मान चुकी थी। मार्क तो शर्म के मारे लाल पीला होना शुरू हो चुका था। अब वो सभी लोग पेस्ट्री की बनाए एप्पल पाई को खाना शुरू करते हैं। वो अपने मन में सोचना शुरू करता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन जरूर मैं अपने ड्रीम को अकॉम्प्लिश कर दूंगा। अगली सुबह कॉस्ट्रोल और फ्यूल आपस में बातें करना शुरू करते हैं क्योंकि
अब उनका विलेज काफी ज्यादा पुअर हो चुका है। उनके पास अब ना तो कोई पैसा बचा है ना तो कोई रिसोर्सेज। जब से उन लोगों ने डाकू को पकड़वाया है तब से उनके विलेज के रिसोर्सेज एकदम खत्म हो चुके हैं और साथ साथ में विलेज के पास कोई पैसा नहीं बचा। कॉस्ट्रॉल अपने मन में सोचता है काश हम उस गुंडे को पकड़ पाते तो हमें आराम से 200 गोल्ड कॉइन मिल जाते, पर अफसोस अब ऐसा वो नहीं कर पाते। इसीलिए वो लोग कैसे भी करके रिसोर्सेज को तो चाहिए ही था और उन लोगों को विलेज के लिए पैसा भी चाहिए था। पेस्ट्री से बोलता है अगर ऐसा ही है तो आप ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर से पैसे क्यों नहीं ले लेते। और हमें पता चलता है कि कॉस्ट्रॉल अपने टाइम में टॉप जी आदमी था क्योंकि उसने एग्नेस जो कि पेस्ट्री की मॉम है उससे भागकर शादी कर ली थी और उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर कॉस्ट्रॉल से काफी ज्यादा चिढ़ते थे। इसीलिए वो इस प्लान को फ्लॉप कर देते हैं। आगे अब पेस्ट्री लूमी और मार्क के साथ बकलोली करना शुरू करता है और अब उन लोगों को भी पता चल चुका था कि उनका विलेज रिसोर्सेज के मामले में काफी ज्यादा पुअर हो चुका है और ना ही तो उनके विलेज के पास कोई पैसे बचे हैं। पर बजाय प्लान बनाने के वो लोग झगड़ना शुरू कर देते हैं एकदम रियल कपल की तरह। इतने में ही लूमी बोलती है पेस्ट्री क्यों ना तुम अपने एप्पल पाई को पूरे देश विदेश में बेच पाओ। पर पेस्ट्री उसे बताता है कि एप्पल पाई को बनाने में भी काफी ज्यादा पैसा इन्वेस्ट होगा और अब उनके पास कोई पैसे नहीं बचे। इतने में मार्क बोलता है क्यों ना तुम अपनी स्वॉर्ड बेचकर पैसा कमाओ। आगे वो लोग प्लान क्रिएट करना शुरू करते हैं कि आखिरकार वो लोग क्या करेंगे। पर इतने में ही लूमी और मार्क एक बार फिर से एकदम असली निब्बा निब्बी की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। पर तभी लूमी बोलती है पेस्ट्री क्यों ना तुम एक टैटू आर्टिस्ट बन पाओ क्योंकि तुम्हारे पास रेप्लिकेट मैजिक है। उसके बाद वो लोग अजीब अजीब सी ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं और वापस एक दूसरे की ड्राइंग का मजाक उड़वाना शुरू करते हैं। लूमी बोलती है मार्क तुम्हारा ड्रैगन तो काफी घटिया है तो क्या तुम मेरे ड्रैगन के साथ खेलना चाहोगी। पर तभी वहाँ पर पेस्ट्री आता है अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और उनकी ड्राइंग्स को उनके हाथों में चिपका लेता है। ये काफी अच्छा बिजनेस प्लान था। लूमी उसे बोलती है पेस्ट्री अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम रियल लाइफ में भी इसे यूज कर सकते हो। और तब जाकर पेस्ट्री को फाइनली एक प्लान मिल चुका था। लूमी तुम तो काफी ज्यादा जीनियस हो। उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है और सीधा ही अपने पप्पा जी के पास जाता है। वहाँ पर अब एग्नेस भी आ चुकी थी जो कि उसकी मदर थी। मेरे पास एक प्लान है डैड, आपने मेरी छोटी बहन की शादी शायद से तय कर ली है क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में अरेंज मैरिज ही होती है। आप अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करवा के उसे बहुत से आदमियों से मिलवाते हो। हाँ पेस्ट्री मैं ऐसा ही करता हूँ। पर क्या होगा उन लोगों का जिसके पास की टेलीपोर्टेशन मैजिक है ही नहीं, यानी कि उन लोगों को ऐसा करने में काफी ज्यादा दिक्कत आती है। इसीलिए पेस्ट्री अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और अपने मैजिक की हेल्प से अपने मॉम की तस्वीर को सीधा ही एक वुडन पीस पर चिपका देता है। मैंने इस गैजेट को नाम दिया है मैच मेकिंग। इसकी हेल्प से हम कभी भी किसी की भी फोटो एक दूसरे को दिखा सकते हैं। उन सभी लोगों को पेस्ट्री का ये प्लान काफी ज्यादा पसंद आता है और इसकी मदद से तो वो लोग काफी गोल्ड के सिक्के कमा सकते हैं। पर तभी वहाँ पर पेस्ट्री की मॉम आती है, बोलती है पेस्ट्री मैं काफी सुंदर हूँ पर तुमने काफी घटिया बनाया है। मॉम आप ऐसी ही हो। उसके बाद कॉस्ट्रॉल और पेस्ट्री इस वर्ल्ड के नोबल आदमियों से मिलने के लिए जाते हैं जो कि सोल्जर को ध्यान रखते थे। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाना शुरू करते हैं और वो लोग वहाँ पर क्वीन हेल से मिलते हैं। क्वीन हेल्स एक नंबर की दगाबाज आदमी थी और जैसे ही पेस्ट्री वहाँ पर आता है वहाँ पर सबसे पहले उन लोगों को कुछ कुकीज और स्नैक्स दिए जाते हैं और जब पेस्ट्री उन चीजों को खाता है तो वो काफी ज्यादा उदास हो चुका था। पहले तो क्वीन को समझ ही नहीं आता कि आखिरकार ये बच्चा कर क्या रहा है। उसके बाद वो लोग मुद्दे की बातें करना शुरू करते हैं। वो लोग उन्हें बताना शुरू करते हैं कि हमारे विलेज पे हाल फिलहाल में ही तकरीबन 100 आदमियों के झुंड ने अटैक कर लिया था जो कि काफी ज्यादा खतरनाक थे। कॉस्ट्रॉल उसे बताता है कि ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया सिर्फ और सिर्फ पेस्ट्री की हेल्प से क्योंकि पेस्ट्री मेरी बहुत मदद करता है। क्वीन को बिल्कुल भी समझ आता कि आखिरकार ये पेस्ट्री नामक बालक ऐसा कैसे हो सकता है। पेस्ट्री उन लोगों को बोलना शुरू करता है क्वीन हमें पता है जो कोई भी वो डाकू थे वो सिर्फ और सिर्फ आपके शहर से हमारे शहर तक आए थे क्योंकि आप उन लोगों को पकड़ नहीं पाए इसीलिए उन लोगों ने हम पर अटैक कर लिया। क्या होगा अगर ये बात इस किंगडम के प्रिंस को पता चल जाए। और अब कहीं ना कहीं क्वीन डर चुकी थी। वो बदले में बोलती है तुम्हें कैसे पता कि वो वही डाकू थे। क्वीन हमें उनके पास एक स्वॉर्ड मिली है जो कि लगता है आपकी थी। और अब क्वीन को ना चाहते हुए भी उनकी बात माननी पड़ती है। वो उन्हें बोलती है आखिरकार इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए। हमें चाहिए तकरीबन 200 गोल्ड कॉइन्स। और अब क्वीन के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था इसीलिए ना चाहते हुए भी उन लोगों को 200 गोल्ड कॉइन देने ही पड़ते हैं। उसके बाद उन लोगों के बीच एक एग्रीमेंट साइन होता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। क्वीन उसे बोलती है पेस्ट्री तुम तो काफी अक्लमंद हो। जब वो लोग वहाँ से जाने वाले थे तो क्वीन उन्हें बोलती है पेस्ट्री मैंने देखा था कि लगता है तुम्हें स्नैक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए। और वहाँ पर पेस्ट्री अपने स्नैक्स का ज्ञान वहाँ पर झाड़ना शुरू करता है पर कॉस्ट्रॉल उसे एक जोरदार मुक्का मारकर चुप कर देता है। उसके बाद अब वो लोग वहाँ से निकलने वाले थे पर जाते जाते पेस्ट्री अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके क्वीन को एक बढ़िया सा तोहफा दे देता है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी। और अगले दिन कैस्ट्रॉल और पेस्ट्री वॉर्ड जनरल के घर जाते हैं ताकि वो लोगों से भी चूना लगाकर थोड़े बहुत पैसे हड़प सके। उसका नाम कैडलिक था। कैडलिक ने उन लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया था क्योंकि अभी अभी उसके ग्रैंड चिल्ड्रन जिसका नाम की सैक्विल था उसकी सेरेमनी हुई है और अब उसका पावर अवेकन हो चुका है। पर सैक्विल एक नंबर का नल्ला बेरोजगार बालक था। उसे मैजिक का एम भी नहीं आता था। उसके बाद वो लोग आपस में इंट्रोड्यूस होना शुरू हो चुके थे। पेस्ट्री भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है और उसका इंट्रोडक्शन का तरीका थोड़ा कैजुअल था। उसके बाद सैक्विल भी सेम ऐसा ही करने की कोशिश करता है
है, पर वो लड़का एक नंबर का हरामी आदमी था, इसीलिए वो ऐसा कर ही नहीं पाता। उसके बाद पेस्ट्री उसे थोड़ी बहुत गिफ्ट देना चालू कर देता है। वो सबसे पहले अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करता है और एक रुमाल में एक सुंदरी प्रिंसेस की फोटो को वहाँ पर चिपका लेता है। महाराज, ये लड़की आपकी ग्रैंड चिल्ड्रन को काफी ज्यादा पसंद करती है, और अब वो भी मान चुका था। सैकविल तो उसे देखकर एकदम बौखला चुका था। वो बच्चा एक नंबर का सिंप था। मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी लड़की को देखा था। उसके बाद वो बालक उसके बारे में बताना शुरू करता है। दरअसल उस लड़की का नाम पैट्रा है और वो एक वॉर जनरल की बेटी है, यानी कि इनका रिश्ता काफी अच्छा जचने वाला है। और वो बालक ऐसा इसीलिए कर रहा था ताकि उसे थोड़ी बहुत पैसे मिल पाए। उसके बाद सैकविल उसके प्यार में तो एकदम पागल हो चुका था, पर अब कहीं ना कहीं उस वॉर जनरल को ये बात पता चल चुकी थी कि ये बाप बेटे लोगों को चूना लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। पर उसका पोता एक नंबर का